आजकल जैसे जो लॉकडाउन के नियम है आप उनको तोड़ रहे हो, तो वहां से भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है, को मास्क लगा के नहीं जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि आप मास्क लगा के चलिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को नॉन टैक्स रिसीट्स के रूप में प्राप्त होता है, मतलब राजस्व जरूर आता है, रेवेन्यू जरूर वहां से जनरेट होता है, पैसा जरूर जनरेट होता है। ठीक है, तो और इसमें एक पॉइंट और आता है, इनकम फ्रॉम पब्लिक इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएसयूज। क्या? पीएसयूज के बारे में। पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जैसे एनटीपीसी है और बीईएल है, वेल है, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओएनजीसी है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इनकी जो प्रॉफिट होती है उसके ऊपर भी एक बोनस के रूप में इनको नॉन टैक्स रिसीट्स के रूप में देना होता है। ठीक है, वही मतलब इसको कहा जाता है पब्लिक इंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेस से जो आने वाला जो इनकम होता है वो भी इसमें प्राप्त होता है। और एक और पॉइंट आता है गिफ्ट एंड ग्रांट। अनएक्सपेक्टेड होता है कि कहीं से गिफ्ट आपको मिल गया, कुछ ग्रांट आपको मिल गई। ठीक है, अनुदान मतलब अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आप ऐसी स्थिति में आप ये देख पा रहे हैं कि चाइना ने कुछ आपको मदद किया, या इंडिया ने अमेरिका के लिए मेडिसिन भेजे। ये आपदा के टाइम में कोई इसका पैसे की नहीं डिमांड करता है। ठीक है, आपदा के टाइम में हर एक व्यक्ति एक दूसरे कंट्रीज के लिए हेल्प करना चाहता है। ठीक है, उसके रूप में उसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब लेना नहीं कुछ, लेकिन इससे होता क्या है, जब भी गिफ्ट एंड ग्रांट्स आप लोग देते हैं या किसी कंट्रीज को मिलते हैं, उससे सिर्फ इतना सा होता है, संबंध आपके बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज एमएनसी सेटअप हो सकता है, ट्रेड रिलेशन अच्छा हो सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को हुई उसका फायदा होगा। और जब एमएनसीज आएंगी तो रोजगार का सेटअप होता है, रोजगार सेटअप होगा तो लोगों को पर कैपिटा इनकम उनका बढ़ेगा। जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो परचेजिंग पावर वो बढ़ा देंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे आज की स्थिति में हमारा इकोनॉमी डाउन है, तो वो कोई किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी आज के टाइम में है, स्लो डाउन क्राइसिस है, ठीक है, तो वो इकोनॉमी रिवाइवल करना स्टार्ट कर देती है। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट कहां से इनकम, मतलब गिफ्ट्स एंड ग्रांट। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट्स के बारे में हम इस पर बात करेंगे। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स में हम ये देखेंगे, अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। ये तो राजस्व प्राप्ति हमने देख ली थी, राजस्व प्राप्ति और गैर राजस्व प्राप्ति। अब हमें देखना क्या है कि पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय भी देखेंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति में हम देखेंगे कि कहां से सरकार को कैपिटल रिसीट्स के रूप में पैसा प्राप्त होता है। पूंजीगत प्राप्तियों में दो चीजें देखी, कैपिटल, ये जो रिसीट्स है इसमें कैपिटल रिसीट्स हम लिखते हैं क्या? कैपिटल रिसीट्स। पूंजीगत प्राप्तियों में आप देखें, पहले तो रिकवरी ऑफ द लोन्स होता है। क्या होता है? रिकवरी ऑफ द लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स दूसरा है पॉइंट इसमें, जो लोन हम दिए हुए होते हैं उनका रिकवरी करना। आप मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया, ऋण किसी को दे दिया, जो आपने अपनी इनकम में से किसी को ऋण दिया है, तो उसके कुछ एक समय निर्धारित होगा उसका कि उतने समय बाद आपको वो इनकम आ जाएगी, वापस हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी उसकी। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि बोरोइंग
बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, या तो हम ये कैपिटल रिसीट्स की व्यवस्था कर रहे हैं, पूंजी या तो अपने पास है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, रिकवरी ऑफ द लोन, जो हमने किसी को पैसा ऋण दिया था उसका हम रिकवरी करें, पूरा पैसा नहीं आ रहा लेकिन जितना आ रहा है उसका रिकवरी हमें करना पड़ेगा। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज अन्य देनदारी, ठीक है। ये भी हमें हमारी जो उधारियां होती हैं, मान लीजिए अभी हम आईएमएफ से कुछ पैसा बोरो कर लें, या बजट की जो बात कर रहे हैं तो हम इस बात को कैसे लिंक करेंगे कि हम केंद्र सरकार से कुछ, केंद्रीय जो बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक का है आरबीआई ना, आरबीआई से हम कुछ प्राप्ति कर लें, मतलब बोरो कर लें, उधार ले लें। और इसकी उधारी का कंसेप्ट भी हमारा कहां लागू हो सकता है, आईएमएफ पे लागू हो सकता है, आईएमएफ से हम कुछ ऋण ले लें, ठीक है। क्योंकि आपको प्राप्ति दिखाना है, जब प्राप्ति आप दिखाएंगे तो पैसे का अरेंजमेंट तो करेंगे, और आपके मान लीजिए आपको 1 रुपए का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास तो कितना था, आपकी जो मदों से जो प्राप्त हो रहा था वो तो 50 पैसे ही है भैया। जो 50 पैसे है आपके पास, 50 पैसे है ना, तो 50 पैसा नहीं है और 50 पैसे की आपकी व्यवस्था थी, तो आप 50 पैसे की व्यवस्था या तो लोन से कर लीजिए, मतलब उधार ही ले लीजिए किसी से, किसी कंट्री से उधार ले लीजिए, जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है उससे उधार ले लिया, ठीक है। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स अन्य प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियों में क्या आएगा वो मैं अभी आपको एकदम से क्लियर करके, और इसमें अगर पहला हमें पॉइंट रिकवरी ऑफ द लोन्स, अब एक एक पॉइंट हमें लेना है। रिकवरी ऑफ द लोन्स क्या होगा, इसको भी क्लियर करना है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज को भी क्लियर करना है। तीसरा पॉइंट हमारा है अदर रिसीट्स, ये भी हमें क्लियर करना। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, जो सरकार ने लोन दिया हुआ होते हैं उनका रिकवरी करता है, रिकवरी ऑफ द लोन्स, रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के जितने असेट्स होते हैं उसमें एक तरीके से कमी आती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिए रहते हैं और उसका जितना पैसा दिया जाता है उसका पूरा रिकवर एक बार में नहीं होता है, वो या तो नेक्स्ट ईयर के लिए टल जाता है कि अब इतनी सी बात समझ लीजिए कि हमने किसी को पैसा दिया था, 1 रुपया आपने किसी को उधार दिया, अब वो 1 रुपए की आपको उम्मीद है कि इनसे 1 रुपया मिलना है मुझे, लेकिन वो 1 रुपया न दे करके उन्होंने कहा कि हम तो आपको भाई साहब 30 पैसे दे पाएंगे अभी, 30 और बाकी पैसा अगले साल देंगे, नेक्स्ट ईयर मतलब दिया जाएगा। तो अभी आपका 70 पैसे इन पे बचा ना, इनके पास बचा रहेगा, तो जो असेट्स था उसमें रिडक्शन हुआ ना, कमी आ जाती है एक तरीके से, ठीक है। फिर से आप दूसरा एक गणित लगाएंगे कि कहां से और बाकी सब पैसे का व्यवस्था किया जाए, ठीक है। तो ऐसे समझिए तो जो पैसा आएगा लेकिन वो कितना आ रहा है, 30 पैसा रिसीव हो रहा है, लेकिन रिसीट्स हो रहा है, प्राप्ति हो रही है। दूसरा पॉइंट बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, इसमें क्या आता है भैया, इसमें सीधी सी बात, हमें बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज में एक टेक अ लोन फ्रॉम द पब्लिक, सीधे पब्लिक से आप लोन ले लीजिए। क्या है, जनरल पब्लिक, क्या रहेगा, जनरल पब्लिक। ये थोड़ा हिल जाता है क्योंकि टंगा हुआ है, फिक्स नहीं है। जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक से कैसे, जनरल पब्लिक से भी लोन लिया जाएगा। दूसरी बात, यहां आरबीआई से, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द बोरोइंग, ठीक है। बोरोइंग मतलब उधारी लेना है, पब्लिक से ले सकते हैं हम, कौन, सरकार पब्लिक से ले सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, आरबीआई से भी बोरो कर सकता है। कौन कर रहा है इस काम को,
केंद्र सरकार कर रही है ना, यूनियन गवर्नमेंट इस बात को कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आएगा तीसरा पॉइंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब तीनों पॉइंट्स में आप लोग ये देख लीजिए कि जो बोरोइंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये कहां से हो रहा है, रिकवरी ऑफ द लोन्स हो गया, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज हो गया, उधारी हमने ले लिया, उधारी तरीका अलग अलग है सब कि कहां से हम ले सकते हैं उधारी, सब ये उधारी का ही है। पहला नंबर, टेक अ लोन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से ऋण ले लिया जाए। पब्लिक से ऋण कैसे लिया जाता है, सिक्योरिटीज बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स को सेल करके आप, सरकार एक प्रपत्र आपको सेल करेगी, ठीक है, उसमें कह दिया कि इसका कीमत कितना है, एक प्रपत्र का 5,000 रुपए, तो पेपर आपको लिए रखने के लिए दे दिया, 5,000 आपसे ले लिया, ठीक है। तो शक आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट, एक तरीके से जब सरकार पर राजस्व की कमी होती है, सरकार पर राजस्व की कमी होती है, ऐसा सहारा उस टाइम सरकार लेती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है टेक अ लोन फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से ऋण ले लेना, ठीक। और तीसरा पॉइंट है इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जितने देश हैं जिनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, जैसे अमेरिका से आपका बहुत अच्छा है, रशिया से आपका अच्छा है, या चाइना से आपका हो सकता है, ठीक है, उनसे भी आप अपना क्या ले सकते हो, अरे यार बोरो कर सकते हो भाई, ठीक है, ऋण लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, क्योंकि पहला पॉइंट ये हो गया रिकवरी ऑफ द लोन, दूसरा हो गया बोरोइंग फ्रॉम द बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब तीसरा पॉइंट, ये दोनों तो इसी के पॉइंट थे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट क्या है, अदर्स रिसीव्स, अदर रिसीव, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अदर रिसीव्स में आप ये समझिए कि जो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज एक तरीके से ये रहता है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विनिवेश करना। दो टर्म आती हैं, एक तो निवेश की टर्म होती है और एक दूसरा होता है विनिवेश। निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है छोटी सी पूंजी लगा करके, थोड़ा थोड़ा एक धन लगा करके प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, जिससे उत्पादन शुरू किया जाए और रोजगार बढ़ता है, फिर उससे कई सारी चीजें उससे प्रभावित होती हैं, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं विनिवेश की, मतलब पैसा आपके पास नहीं है लेकिन पैसे का अरेंजमेंट आपको डिसइन्वेस्टमेंट थ्योरीज के माध्यम से करना पड़ेगा। मतलब जो पीएसयूज आपका चल रहा है, जो पीएसयूज आपकी चल रही हैं, अभी मैं लिख देता हूं फिर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश, जो पीएसयूज आपके चल रहे हैं तो उनके इक्विटी को कुछ सेल किया जाए, कुछ हिस्सेदारी को सेल कर दिया जाए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये समझिए आईओसीएल या ओएनजीसी का कुछ शेयर 10% शेयर वो पब्लिक के लिए सेल कर दिया जाए, तो 10% शेयर करने से ये समझो कि यहां कम से कम 80,000 करोड़ रुपए उसको प्राप्त होगा सरकार को। जब 80,000 करोड़ रुपए जब प्राप्त होगा सरकार को, तो सरकार के पास, सरकार कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, पूंजी के रूप में प्राप्त होगा, राजस्व के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियां होगी वहां से, मतलब उसकी इक्विटी सेल किया जाएगा, उसमें 10% हिस्सेदारी। अब चूंकि गवर्नमेंट का कितना हिस्सेदारी रह गया, केवल 90% उसकी ओनरशिप रह गई, ठीक है, क्योंकि 10% तो उन्होंने किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए सेल कर दिया, ठीक है ना। जो प्राइवेट सेक्टर के लिए 10% सेल कर दिया, अब इस पर केवल पब्लिक के लोगों का ही अधिकार होगा। और सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और पैसे की व्यवस्था उनको करनी थी, इसलिए सरकार इस तरीके का डिसीजन करती है। और इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं दैट इज द पॉलिसी ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण की एक पॉलिसी हो गई, निजीकरण की नीति का भी यहां सहारा लिया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म हुए थे, रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, कैपिटल रिसीट्स हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हम इसमें आपको बताएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
हिंदी में कहते हैं राजस्व व्यय। अब राजस्व का व्यय कहां कहां किया जाए, कैसे सरकार उसको व्यय करती है, ठीक है। तो ये समझना है पहले तो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द पेंशन। सबसे पहले सरकार कहां खर्च करती है। अभी आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सबसे पहले सरकार ने किन की व्यवस्था की, उन गरीब लोगों की जो असहाय लोग थे, पेंशन के थ्रू 1,000 रुपए सरकार ने देने का प्रयास किया, जिससे कि उनकी परचेजिंग पावर कम ना हो जाए और उनके पास पैसा बना रहे, जिससे मार्केट में वो डिमांड कर सके, भूख से कोई ना मरे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें पेंशन है, सैलरीज है, स्कॉलरशिप है, ये सब एक्सपेंडिचर होता है। किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बड़ा पार्ट यहाँ जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, सैलरीज और आपका स्कॉलरशिप ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू गवर्नमेंट। इसको कैसे समझा जाता है, एक रेवेन्यू गवर्नमेंट का, जस्ट लाइक अ रूटीन एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग द असेट्स। रूटीन एक्सपेंडिचर है, सरकार को ये करना है, पेंशन लोगों को देना ही देना है, ठीक है, स्कॉलरशिप देना ही रहेगा, सैलरीज लोगों को देनी रहेगी, ठीक है। सैलरीज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनसे काम ले रहे हैं ना, इसलिए सैलरी लिया जा रहा है। पेंशन का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट है एक तरीके का, वो कि सरकार के काम के बदले नहीं मिल रहा है। कोई ओल्ड एज पेंशन वाला व्यक्ति कोई काम करने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है, काम करने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन सरकार की लायबिलिटी है कि वो सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान करे, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट आता है इसमें, पहला तो हो गया एग्जांपल, जैसे पेंशन है, ठीक है, पेंशन है, सैलरीज है, ठीक है, सैलरीज की बात कर लेते हैं, स्कॉलरशिप है, इस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरा पॉइंट होता है द एक्सपेंडिचर डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कॉज ऑफ रिडक्शन इन द डज नॉट क्रिएटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो सरकार की लायबिलिटीज को क्या रिडक्शन करता है, उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक तरीके से उसको कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो ये पेंशन के ऊपर जा रहा है, सैलरी के ऊपर जा रहा है और आपका स्कॉलरशिप के ऊपर जा रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू का एक पार्ट है। अब ये समझो कि आपने, अगर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया, ठीक है, टैक्स लगाया, उसका 1 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुआ, कहने का मतलब ये भी समझ लीजिए एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी कुछ व्यय करना पड़ता है। रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर करने के, उसको कलेक्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जिसमें 20 लाख रुपए आपका क्या हो गया, व्यय हो गया उसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, मतलब उसको कलेक्ट करने की एक लागत आ गई है। कितना आ गया, 20 लाख। अरे भाई, सरकारी आदमी जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा, 2-4 लोग और जाएंगे, उसे डीजल का पेट्रोल का खर्चा होगा, वो कहां से आएगा, वो सब इनके ऊपर ही आता है, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो वो भी व्यय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा बी पॉइंट, ये ए पॉइंट था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हम लोग इसमें लिस्ट शामिल करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये देखिए, सरकार जनरली क्या काम करती है, या तो मल्टीनेशनल कंपनीज को परचेज कर ले, ठीक है, परचेज करने का मतलब है उनका एक व्यय उनके ऊपर किया जा रहा है, सरकार उसको व्यय कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटेड एज टू कंप्लीट, मतलब सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से उसको समझती है। शेयर्स है, ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी एमएनसीज की कंपनी हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, ठीक है, उनके ऊपर भी सरकार व्यय करती है, ठीक। ये सब जितना भी आता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आएगा। सरकार या तो कंपनीज को खरीद ले या उसकी इक्विटी को ले ले, ठीक है, मतलब अभी हिस्सेदारी उसकी कम थी, ठीक, उसमें
और हिस्सेदारी को वापस ले ले, जब वापस लेगी तो पैसा देगी, मतलब कैपिटल सीधा सीधा दे रही है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जैसे अभी LIC की हिस्सेदारी सरकार ने अभी हालांकि बेची है, इसकी जगह अगर सरकार क्या करे, अपने शेयर्स को परचेज कर ले, दोबारा से अपनी ओनरशिप हासिल कर ले, तो ओनरशिप हासिल करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा ना। तो पैसा का मतलब है सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल उनको देना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि एक्सपेंडिचर की जब बात आती है तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है। अब अभी तक हमने समझ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ बजट समझ लिया। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट समझा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा, कैपिटल रिसीट समझा, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा। ठीक है, और क्या ये हमने सब सारी चीजें यहां तक हम समझने के बाद अब बात ये आती है कि सरकार की पॉलिसीज क्या हैं कि किन पे वो व्यय करना चाहती है। तो हम ये सीधी सी बात ये ऐसे समझ लीजिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, दो तरीके का व्यय होता है। सब लोग करते हो, आप सब लोग इस बात को समझते हो कि दो तरीके का व्यय होगा। कैसे होगा, आपके सबके घर में भी ऐसा होता है। जिसे आप समझिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, पहले क्या है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके की चीजें आएंगी, लेकिन मैं पहले अभी आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बता रहा हूं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विकासात्मक व्यय, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन है, रोड बनाना है, कैनाल्स बनाना है, रूरल डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, वाटर वर्क्स है, पावर जनरेशन है, इनके ऊपर जो व्यय किया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, रोड बनाना एक तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन,